हाय हाय गाइस। गाइस। कैसे हो कैसे आप हो आप लोग? लोग? हेलो एवरीवन। हम बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइव। मैं जस्ट शॉर्ट में भी स्टार्ट कर लूँ ताकि ओके, तो हमारी शॉर्ट्स वाली लाइव भी स्टार्ट हो गई है और जल्दी से शुरू करते हैं। अब आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज की बिजनेस न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पाइस जेट की, और उसके बाद अभी अभी आपको पता है यूएस ने क्या किया है। यूएस ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, और ईरान के ऊपर हमला करने की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब लगने वाली है वॉट। और किसकी वाट लगने वाली है? डॉक्टर लाल पाथ लैब की, फोर्टिस हेल्थ केयर, कृष्णा डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरोकेयर, इन सब के बिजनेस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है और इन सब के शेयर मार्केट नीचे जाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो पूरी बिजनेस न्यूज़ बहुत ध्यान से सुनना अगर आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो। फिर हम बात करेंगे रेनॉल्ड, वोल्क्सवैगन, स्कोडा की। फिर हम रेमंड की भी बात करेंगे। और हमारे एक दादाजी, मतलब मेरे नहीं है, 83 ईयर्स ओल्ड है वो, और उनके साथ 1.19 करोड़ रुपीस का स्कैम हो गया है आईपीओ के थ्रू। और ये सारी चीज़ें बात करेंगे। क्रूड ऑयल पे बात करेंगे, एनटीपीसी पे बात करेंगे, स्पाइस जेट पे बात करेंगे। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़। लेकिन उससे पहले ज़रा हम रुक कर लेते हैं कमेंट्स की तरफ। अगर किसी ने कमेंट किया है, कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो हम वो देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग आए हो तो लाइक कर दो जल्दी से। एक लाइक डबल टैप करो और जल्दी से हमें लाइक कर दो। और अगर आप हमारे शॉर्ट वाले चैनल पे आओ तो प्लीज़ आप हमारे लॉन्ग वीडियो पे आ सकते हो देखने, क्योंकि वहाँ पे हमें व्यूअरशिप अच्छी मिल जाती है। तो यही रीज़न है। खैर कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं सबसे पहली बिजनेस न्यूज़, जो कि है स्पाइस जेट की। अब स्पाइस जेट की क्या है न्यूज़, वो हम समझते हैं सबसे पहले। देखिए, स्पाइस जेट ने एक सीनियर सिटीजन को गलत टिकट इशू किया था, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉस और मेंटल स्ट्रेस हुआ। बेसिकली हुआ क्या, दरभंगा से मुंबई के अल्टरनेट रूट में एक कनेक्टिंग फ्लाइट की जो टाइमिंग थी वो गलत थी, और उसके वजह से, गलत टाइमिंग की वजह से पैसेंजर ने नया टिकट खरीदा और उनका जो ऑनलाइन पीएचडी एग्ज़ाम था वो भी मिस कर गए। हालांकि वो सीनियर सिटीजन थे, बट वो ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी कि जो उनका पीएचडी है, सॉरी पीएचडी एग्ज़ाम है, उन्होंने उसको मिस कर दिया। अब फिर वो चले गए कंज्यूमर कोर्ट, और कंज्यूमर कोर्ट में उन्होंने स्पाइस जेट के खिलाफ नेग्लिजेंस सर्विस का आरोप लगाया, और स्पाइस जेट इसमें दोषी भी पाया गया। तो कोर्ट ने ये बोला कि आपको 25,000 रुपये जो हैं मेंटल एग्नी के, और 5,000 लीगल कॉस्ट के रूप में सामने वाले को देना होगा। एग्नी यानी कि पीड़ा, क्योंकि जो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पीड़ा हुई। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये गलती एयरलाइन की थी, चाहे फ्लाइट कैंसिल होना या फिर वेदर की वजह से हुआ हो, इसका जिम्मेदार स्पाइस जेट ही है। हाय हाय आकाश जी, कैसे हो यार? मैं आप ही का वेट कर रहा था सच बताऊँ तो, क्योंकि कोई आए ना आए आप हमेशा आते हो, तो मेरा दिल रख लेते हो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच। और लाइक कर दो, लाइक कर दो सबको यार, जितने भी लोग शॉर्ट्स पे वो आ जाओ हमारे लॉन्ग वीडियो पे। अब देखो यहाँ क्या होता है ना, हमारे एक टीचर थे, उनके जो भाई थे वो थे वकील। तो एलजी के साथ उनका प्रॉब्लम हुआ। तो जो वकील होते हैं उनका ईजिली हो जाता है कंज्यूमर कोर्ट जाना, और बड़ी बड़ी कंपनी से मोटा पैसा हथियाना। बेसिकली ये भी आप ऐसा कह लो कि ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। जैसे आजकल का बिजनेस मॉडल है, शादी करो और पति की हत्या करो और फिर एलिमनी ले लो, या फिर केस कर दो, झूठे केस में फंसा दो। तो ये सब बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल हैं जिनसे आप बहुत ही जल्द मिलीनियर बन सकते हो। वैसे ये कोई सीरियस एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ एक तंज था या फिर सटायर था समाज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, और जो हमारी व्यवस्था है उसके ऊपर। हाय हाय उमा शंकर जी, कैसे हो आप? कैसे हो आप सभी लोग? ऑल गुड।
अब अगली बिजनेस न्यूज़ हमारी एनटीपीसी की, और आप यकीन करो मैं बहुत ही जल्द ईरान के वॉर के ऊपर भी आऊँगा कि उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किन स्टॉक्स के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, हम हर एक चीज़ पे आएंगे। बट सिर्फ आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। हाय इश्पित मिश्रा, प्लीज़ लाइक इट गाइज, वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो ताकि और व्यूअर्स आएँ, क्योंकि ज़्यादा व्यूअर्स रहते हैं तो मज़ा आता है बिजनेस न्यूज़ सुनाने में, और साथ ही हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट्स पे हो तो हमारे लॉन्ग वीडियो पे आ जाओ, सिर्फ ऊपर बिजनेस मॉकर लिखा है उस पर क्लिक करो, या जो हमारा लोगो है उस पर क्लिक करो, और फिर लाइव पे क्लिक कर दो, जो लाइव सेक्शन है वहाँ पे आ जाओ, और जो हमारी लॉन्ग वाली वीडियो है आप सब उस पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमें वॉच आवर्स का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो अगली बिजनेस न्यूज़ है एनटीपीसी की। एनटीपीसी ने राजस्थान के नॉक सोलर प्रोजेक्ट के 52 मेगावाट वाले सेकेंड फेज से कमर्शियल पावर सप्लाई शुरू कर दी है। देखो सेकेंड फेज से क्या मतलब है मेरा, बेसिकली यहाँ पे ना 2 फेजेस में ये जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होना था। पहला जो फेज है वो ऑलरेडी 9 जून को ऑपरेशनल हो गया था, और वो फेज था 193 मेगावाट का। और अब यानी कि जो अभी राजस्थान वाला जो मैंने सेकेंड फेज बताया वो हो गया है, ये था 52 मेगावाट का, यानी कि जो टोटल आप कैपेसिटी देखो तो 245 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से अब काम कर रही है। इससे एनटीपीसी की स्टैंड अलोन कैपेसिटी 60,318 मेगावाट हो जाती है, और अगर हम पूरे ग्रुप की कैपेसिटी की बात करें तो वो 81,420 मेगावाट हो गई है। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक्स गाइस, लाइक कर दो भाई, लाइक। आप अगर शॉर्ट वीडियो में देख रहे हो तो लॉन्ग वाले पे भी आके यार लाइक कर दो थोड़ा सा। फिर हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज़ की तरफ, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, हम साथ ही साथ बात भी करेंगे, क्योंकि संडे को क्या होता है हम लोग आराम से बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो हाय हेलो हो जाता है अच्छे से। आ जाते हैं अब ऑयल प्राइस पे, क्योंकि आपको पता है यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर जहाँ पे उनका वो पूरा रखा हुआ है यूरेनियम कलेक्ट करके वहाँ पे हमला कर दिया है। और मुझे बहुत पहले ही पता था यूएस ऐसा करेगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट अगर ज़्यादा लोग होते तो हम जियोपॉलिटिकल रीज़न डिस्कस ज़रूर करते। बट आप बताओ, अगर आपको समझना हो तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ओ उमा शंकर जी, आपने तो दिल जीत लिया, आपने 2 अकाउंट से लग रहा है हमारे न्यूज़ को लाइक किया है, थैंक यू ब्रदर। खैर अब मैं न्यूज़ की तरफ चलता हूँ। ये जो हमारा पूरा सीन है, देखिए क्या है कि यूएस ने अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके बाद अब क्या होने वाला है कि ऑयल के दाम जो है वो अब बढ़ने लगे हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $77.32 और WTI क्रूड $74.04 पर पहुंच गया है। और ये अटैक इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के 10 दिन के बाद हुआ। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब कि बातचीत के जितने भी चांसेस थे, जितनी भी आशाएं थी कि अब बातचीत होकर के ये मामला सुलटेगा, वो सब अब खत्म हो गया है। यानी कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब डायरेक्ट वॉर होगा। साथ ही साथ ये भी बताऊं मैं आपको कि ईरान ओपेक प्लस का 3rd लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, और अगर ईरान रिटेलिएट करता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करता है तो पूरे ग्लोबल ऑयल सप्लाई पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, और मार्केट में टेंशन है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन का जो रिस्क है वो बना हुआ है, और ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ बता दूं मैं, ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। शायद आप ना समझ पाए हो, क्योंकि ये टर्म मैंने पहली बार यूज़ किया है आई गेस, जब से मैं बिजनेस न्यूज़ ले रहा हूँ। देखिए, ओपेक का तो फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, प्लस कुछ और जो मतलब मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं
जो ओपेक के मेंबर नहीं है। मतलब ओपेक अलग है और जब हम ओपेक प्लस कहते हैं तो वो अलग हो जाता है। ओपेक प्लस यानी कि ओपेक कंट्रीज, जो ओपेक कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ये सब, और उसमें जब हम नॉन ओपेक कंट्रीज ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है ओपेक प्लस। अब नॉन ओपेक कंट्रीज कौन है? जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ये सारे हो गए। तो ओपेक प्लस यानी कि ये ग्रुप क्या करता है कि ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है और प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक साथ मिल करके डिसीजन लेते हैं, जैसे ऑयल प्रोडक्शन कम किया जा सके या फिर ज़्यादा किया जा सके। मतलब शॉर्ट में समझो कि ये जो ओपेक प्लस ग्रुप है ये पूरे वर्ल्ड में ऑयल के प्राइजेस को कंट्रोल करता है। वो जब चाहे प्राइजेस ऊपर कर सकता है वो ग्रुप, एक इंसान नहीं, और जब चाहे वो कलेक्टिवली प्राइजेस को नीचे भी कर सकता है। वहीं पे अगर मैं आपको ओपेक के बारे में बताऊं तो देखो, ओपेक में 13 मेंबर्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, नाइजीरिया। इसमें नाइजीरिया भी है, ये आप ध्यान देना। और ओपेक प्लस यानी कि जो एक्सटेंडेड ग्रुप है, जो कि नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, उसकी बात करें तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो मैंने 3 बताए थे, कजाकिस्तान और मैक्सिको, रशिया, एक और है अजरबैजान। तो इस तरह के कंट्रीज़ हैं। तो ओपेक प्लस में जो है वो टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, मतलब कि 10 कंट्रीज़ वो जो नॉन मेंबर्स हैं जैसे कि रशिया। तो ये हो गया ओपेक प्लस। आई होप आपको ये वाली जो बात थी वो समझ में आ गई होगी, बट अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि यार ठीक है, वॉर चल रहा है तो इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया, क्या इस वॉर से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, या फिर हमें इससे डरना चाहिए? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वॉर शुरुआत जो हुई थी वो सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ के बीच हुई थी, लेकिन अचानक से उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो क्या इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और क्या इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा सकती है अचानक से? ये सब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइक करना होगा ताकि मुझे भी बताने में मज़ा आए। तो जल्दी से आप लाइक कर दो और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, शॉर्ट्स के भी और लॉन्ग के भी। ओके, कमेंट्स तो कुछ खास नहीं है। और अभी आप मुझे कमेंट में भी बताना अगर वॉइस में थोड़ा चेंजेस आएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एसी ऑन की है तो उसके वजह से थोड़ा सा वॉइस पे अफेक्ट पड़ता है। ओके, तो देखिए, यूएस, आपको अभी बताया ही मैंने क्या चल रहा है पूरा सीन यूएस का। अब यूएस ने जो है वो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे तो स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके बाद ना हुआ ये है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है। ओके, कमेंट है, क्या कंटेंट सेक्शंस के बावजूद अमेरिकन कंपनीज फ्यूचर में ईरान में इन्वेस्ट कर पाएंगी? वेल, ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ आपने पूछी है इसका जो आंसर है ना वो वॉर के बाद आएगा। क्योंकि यूएस का सिंपल सा सीधा सा हिसाब किताब है, उसको वॉर जीतने से मतलब होता है। क्योंकि जब वो वॉर जीत जाते हैं तो रूल्स चेंज हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को वो मतलब पीसफुल कंट्री बुलाने लगते हैं। और जब वॉर हार जाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो तो इंडिया में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे थे तो इंडियंस क्या कर रहे थे कि वो रिटेलिएट कर रहे थे, वो अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो इंडिया में क्या हो रहा था कि भगत सिंह और बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वो आतंकवादी कह दे रहे थे। तो ये जो वेस्ट का कल्चर है वो ऐसा ही है कुछ। तो सैंक्शंस अमेरिका कभी भी हटवा सकता है अपने ऊपर से, अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अमेरिका चाहे तो पूरा ईरान को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है।
उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो पहले से ही भरी हुई नफरत है, वो अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें उन्होंने एक बार डायरेक्ट ये वर्ड यूज़ किया था कि इस्लामिस्ट कंट्री जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ यूएस में नहीं है, वो हर कंट्री में प्रॉब्लम है। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हो तो वॉर की सिचुएशन बढ़ती है। प्रॉब्लम क्या है कि दो माइंडसेट होते हैं। एक तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसमें सिर्फ आप किसी भी रिलीजन को या फिर किसी भी कंट्री को कुछ भी बोलते हो पॉलिटिकल वोट बैंक जीतने के लिए। जैसे कि कभी कभी कंट्रीज बोलती हैं हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे वोट पाने के लिए। कई बार इजराइल कहता है, कई बार यूएस भी कहता है। बट जब जो आइडियोलॉजी है वो पर्सनल होती है किसी प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो मुझे बहुत पहले ही इस चीज़ का आशंका हो गया था कि यूएस ज़रूर कोई ना कोई हरकत करेगा ईरान के ऊपर, और वैसा हुआ। और अभी हम बताएं तो देखो, अभी के सैंक्शंस के चलते यूएस कंपनीज ईरान में डायरेक्ट इन्वेस्ट तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर डील होती है या फिर सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं, तो कुछ सेक्टर्स जैसे ऑयल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट अलाउ हो सकता है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब इंडिया में पोखरान में टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर वेपन का, तो यूएस ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। मतलब इतने सैंक्शंस की आप सोच भी नहीं सकते हो। लोग डरे हुए थे कि यार इतने सैंक्शंस के बाद इंडिया कैसे डेवलप करेगा, बट ओवर द टाइम वो सैंक्शंस यूएस ने हटा लिए थे। तो यहाँ पे भी जो सैंक्शंस लगे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहेंगे, धीरे धीरे करके वो हट सकते हैं। तो ये पूरा एक जियो पॉलिटिकल इशू हो जाता है। देखते हैं अब हटता है या नहीं हटता है। बट हाँ, ईरान खुद फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर के डिप्लोमेटिक टाइज पर। तो ये है। वैसे आपको क्या लगता है, यूएस फर्म ईरान में वापस जाएंगी? मुझे थोड़ा सा इस पे शक है। बाकी मैं कमेंट्स एक बार और पढ़ लेता हूँ, फिर मैं पूरा इंडिया के सिनेरियो में बताऊंगा कि क्या चीज़ें चलेंगी इंडिया में और क्या अफेक्ट होने वाला है इंडिया के ऊपर। बिकॉज ऑफ सप्लाई स्टॉक स्टैग्फलेशन, भाई ट्रेड डेफिसिट की वजह से लग जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी एंड ग्रोथ रुकेगा। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ। पीस डील साइन क्या बताया जाए? ये देखो, ये यार वर्ल्ड वॉर जब इस तरह की, आई हैव डाउट टू, या फिर कोई पीस डील साइन हो जाए तो पीस डील साइन हो जाए तो ये अच्छा है। बट कोई वॉर ज़्यादा अगर बढ़ा तो बाकी की कंट्रीज़ कब आ जाएंगी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था ना, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। शुरुआत तो कुछ कंट्रीज़ की हुई थी, बट अचानक से जो इन्वॉल्वमेंट आ गई थी बहुत सारे कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया था। खैर, जो इंडियन मार्केट के ऊपर है वो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा शक है लोगों का कि इंडियन मार्केट जो है मंडे को, यानी कि कल के दिन, उसमें तेजी से वॉलेटिलिटी आने की संभावना है। ऑयल के दाम आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर ऑयल $120 तक जा सकता है। अगर हाँ, ये चीज़ें, अगर कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता है, जो कि बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी ईरान ने वार्निंग भी दी थी यूएस को कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्रूड ऑयल और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो पेंट सेक्टर बहुत बुरा परफॉर्म करता है। अब पेंट सेक्टर कैसे बुरा परफॉर्म करता है? क्योंकि पेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्रूड ऑयल ही होते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का ही प्राइस बढ़ गया तो फिर पेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पेंट्स के प्राइस ओवर द टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे इसके क्रूड ऑयल के, तो पेंट महंगे मिलेंगे। और जब पेंट महंगा मिलेगा तो फिर लोग अपने घरों को थोड़ा गैप दे करके पेंट करवाएंगे। वेटिंग फॉर चाइना रशिया इंटरवेंशन, रशिया मुश्किल है। इस पे सोचा जा सकता है रशिया मुश्किल है या फिर नहीं है, क्योंकि रशिया का पंगा वैसे भी यूएस के साथ चल रहा था काफ़ी। बट ये तो फॉर श्योर है कि चाइना इसमें इंटरवीन करेगा।
ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। डायरेक्ट नहीं करेगा, पीछे से करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भी लोग सामने से फ्रंट लाइन पे अपनी मिसाइल्स नहीं दे रहे थे, बट पीछे से सपोर्ट था। पीछे से सपोर्ट यानी कि जब अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रहा था तो तुर्की ने पीछे से सपोर्ट किया था, जो ड्रोन्स भेज करके पाकिस्तान को, और भी कई सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट किया था। तो इस तरह का सपोर्ट चाइना ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि अभी अगर एक न्यूज़ आप ध्यान दो तो 3 जो एरोप्लेन्स थे वो ईरान के बॉर्डर पर आए और अचानक से वो एरोप्लेन्स गायब हो गए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना ने ज़रूर कोई ना कोई वेपनरी भेजी है ईरान की हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक चाइना ऑलरेडी गेम में है और बहुत पहले से गेम में था। चाइना बहुत शार्प है, और हमारे एक इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, हैं शायद, मतलब हैं, सॉरी, 12th में, वो कहते थे चाइना सबसे दोगला है, वो पीठ के पीछे हमेशा छुरा घोंपता है। तो ऐसा उन्होंने बोला था मुझे, और उनकी बात आई थिंक सच भी साबित होगी। तो देखते हैं चाइना का कितना योगदान रहता है इस युद्ध में। फिलहाल तो सीरियस है पूरा सिचुएशन। और अब हम अगली बिजनेस न्यूज़ पे चलते हैं, और जो हमारी अगली बिजनेस न्यूज़ है वो थोड़ी सी दुखदाई है, वही सीनियर सिटीज़न वाली जो न्यूज़ थी, जो कि हमने पहले भी कई बार कवर किया है, कि जो स्कैमर्स होते हैं वो हमेशा सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट करते हैं। और सीनियर सिटीज़न को क्यों टारगेट करते हैं? सिंपल सी बात है, उनको उनको थोड़ा सा आइडिया कम रहता है, और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसा ही हुआ है मुंबई के एक 83 इयर्स के रिटायर्ड सीनियर सिटीज़न के साथ। उनको 1.19 करोड़ रुपीस के साइबर फ्रॉड में फंसा दिया गया, मतलब फंसाया क्या गया, उनके साथ साइबर फ्रॉड कर लिया गया। और हुआ ये, मतलब कैसे ये लोग काम करते हैं मैं वो बताता हूँ। उनको जो सोशल मीडिया पे क्या हुआ कि उनके पास एक वो आया, मतलब फेक रिटर्न का, कि हम आपको इतना रिटर्न दिलाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में फिर उनको ऐड किया गया, वहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए, उनको भरोसा दिलाया गया कि स्टॉक मार्केट से हम इतना रिटर्न आपको दिला सकते हैं। और जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे पैसे मंगवा लिए अपने पास, और उनको फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट भेज करके भरोसा जीता गया उनका। फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर जो होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आधार कार्ड में कई सारे लोग डॉक्यूमेंट्स में नंबर, नाम, ये सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट में। तो वहाँ से अंकल का, दादाजी का भरोसा जीता गया, और जब भरोसा जीता गया तो उन्होंने 1.19 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र कर दिए। और ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है शायद ये उनके पूरे जीवन भर का कमाई का एक बड़ा हिस्सा रहा होगा। अगर 1.19 करोड़ उन्होंने ट्रांसफ़र किए तो शायद उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 50 लाख या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीज़ ही रहे होंगे। अब हुआ यूँ कि जब रिटर्न की बात आई, उन्होंने जब रिटर्न मांगना शुरू किया सामने वाले से, तो स्कैमर्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आप हमेशा इससे पकड़ सकते हो, स्कैमर्स आपके पैसे को, जो बड़ा पैसा है उसको फंसा के रखते हैं हमेशा, और उस पैसे को रिलीज़ करवाने के लिए वो आपसे बहुत छोटी सी अमाउंट मांगेंगे। मतलब अगर किसी स्कैमर ने आपसे 10,000 रुपये ले लिए तो बोलेगा कि सर सिर्फ 500 रुपये का जो है वो फ़ी है, और आप जब 500 दे दोगे तो आपके 10,000 रुपये वापस आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे उन स्कैमर्स ने भी बोला कि सर सिर्फ 10% का कमीशन है, आपका जो भी रिटर्न आया है 2 करोड़ 3 करोड़, उन्होंने जो भी नंबर बताया होगा, क्योंकि 1.19 करोड़ रुपीज़ के ऊपर अगर वो रिटर्न दिखा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा रिटर्न का वादा किया होगा। तो उन्होंने बोला कि आप 10% कमीशन हमें दे दो, फिर हम आपका पूरा पैसा दे देंगे, क्योंकि कमीशन तो देना पड़ता है ब्रोकरेजेस को। और बस यहाँ पे उनको शक हुआ, और फिर उन्होंने ट्राई किया कन्विंस करने का, और फिर स्कैमर्स ने अपना कॉल, मैसेज, हर चीज़ बंद कर दिया। तो ना तो कोई कॉल कर पा रहे थे दादाजी, ना तो कोई मैसेज रिसीव हो पा रहा था। और तब उन्होंने जा कर के साइबर क्राइम में रिपोर्ट दिया पोर्टल के थ्रू, और अब इस केस की जो जांच है वो साइबर पुलिस कर रही है, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आई होप कि उनके जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएं,
बट इस केस में क्या होता है ना, वो 10-10, 15-15 बैंक अकाउंट्स का यूज़ करके फिर उस बैंक अकाउंट से पैसे क्रिप्टो में ट्रांसफ़र किया, फिर क्रिप्टो से दूसरे में ट्रांसफ़र किया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज कभी भी किसी भी कंट्री में बैन हो सकती हैं, और कई सारी कंट्रीज़ में तो बैन भी हैं, क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो ट्रैक करना मुश्किल होता है और इससे क्राइम्स बहुत ईजिली हो जाते हैं। गाइस कमेंट मत बंद करो यार प्लीज़, लाइक लाइक लाइक, डबल टैप गाइस। रशिया मुश्किल है। एक हर्ट वाला भी लाइक होता है, पता है आप लोगों को? भाई आपका सुपर चैट एक्टिवेट हो गया है। हाँ हुआ शंकर जी, ये बहुत ही खुशी की बात है, मेरा सुपर चैट एक्टिवेट हो गया है। और अभी सिर्फ सुपर चैट एक्टिवेट हुआ है और हमारा जो मेंबरशिप है वो एक्टिवेट हुआ है, यानी कि हम अब मेंबरशिप दे सकते हैं। और जिसका मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है मेंबरशिप देने का, मैं लोगों को फ्री में ही फ़िलहाल तो न्यूज़ दूंगा। और सुपर चैट, हाँ सुपर चैट एक्टिवेट हो गया है और शायद कुछ टाइम बाद हमारा मोनेटाइजेशन भी अलाउ हो जाए। तो आप मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर अगली न्यूज़ की तरफ चलता हूँ। और अगली न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप हमारे साथ होल्ड पे रहना है क्योंकि ये न्यूज़ है रेमंड की। तब तक आप कमेंट्स में गाइस कुछ लिखते रहो, मैं पढ़ता रहूँ तब तक। ओके, तो अब बात करते हैं रेमंड की। लेकिन इसमें जो मेजर बात हम करेंगे वो रेमंड रियलिटी की करेंगे। रेमंड रियलिटी FY26 में मुंबई रीजन में 14,000 करोड़ के 6 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका प्राइसिंग काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। जो प्रोजेक्ट्स का प्राइस रेंज है वो 2 करोड़ से 20 करोड़ के रेंज में है। तो अगर आपके पास इंटरेस्टेड हो, मतलब या फिर आपके पास पैसे हैं, तो आप इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हो। हालांकि आपको 2 करोड़ ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यकीन मानो मुंबई में 2 करोड़ कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ बारिशें, यू नो रशिया वांट टू डू इट बट करेंटली नॉट एबल टू सपोर्ट ईरान, सेटेलाइट डेटा दे रहा है। ओके और ये जो रेमंड रियलिटी का है, इसमें बात ये है कि कंपनी जो है वो 1 जुलाई को स्टॉक मार्केट में अलग से लिस्ट होगी, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस को रेमंड लिमिटेड से डीमर्ज किया गया है। देखो जो अभी रेमंड रियलिटी है वो रेमंड लिमिटेड का ही पार्ट है, लेकिन अब ये डीमर्ज होने वाला है। और जब ये डीमर्ज होगा तो 1:1 के शेयर रेशियो में होगा। मतलब अगर आपके पास एक रेमंड लिमिटेड है तो आपको एक रेमंड रियलिटी का भी शेयर मिल जाएगा। और FY25 में कंपनी ने 2313 करोड़ की सेल्स की थी, और ये मैंने रुपीज़ में बोला है। और जो मैं ये डेटा दे रहा हूँ ये रेमंड रियलिटी का है, ना कि रेमंड लिमिटेड का। यानी कि FY25 में रेमंड रियलिटी ने 2313 करोड़ रुपीज़ की सेल्स की थी, करोड़ की। और अब ये लोग पुणे के मार्केट में भी एंट्री लेने की तैयारी कर रहे हैं। और टोटल अगर मैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो 40,000 करोड़ का जो इनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है उसमें से 10,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं बट लॉन्च नहीं होते हैं। और इसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि रियल एस्टेट में ना जो कॉस्टिंग की इशू आती है वो सबसे बड़ा इशू होता है। कॉस्टिंग लगता है कि ये 2 करोड़ में बन जाएगा, कभी कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेबर का प्रॉब्लम होता है, तो उसके वजह से जो 2 करोड़ की कॉस्ट है वो 4 करोड़ में बन जाती है। और 4 करोड़ बिल्डर के पास होता नहीं है, तो फिर प्रोजेक्ट वहीं पे रुक जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। अभी अभी लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी कंपनी ने लोगों से पैसे उठाए
और फिर अब उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। फिलहाल केस जो है वो NCLT में चल रहा है। भाई यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई एम विथ यू ऑलवेज। थैंक यू माँ शंकर जी, लव यू ब्रो, यू डिज़र्व लाइक। अब मुझे एक सेकेंड दो, मैं जस्ट थोड़ा सा देखता हूँ कि कितने लोग, मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ थोड़े शॉर्ट्स वाले भी ना। भाई सच कहा, रेमंड और अडानी ग्रुप को जब से फॉलो करना शुरू किया है तब से दोनों 50-50% 2 बार गिर चुके हैं, और शायद मैं उनके लिए पनौती हूँ यार। रेमंड का डाइवोर्स से लेकर आज तक। अरे और पता है, मैंने ना जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे अभी आकाश जी आपकी बात से याद आया जस्ट, मैं अभी बताता हूँ। मैंने इनके फंडामेंटल्स देखे, पहली सुपर चैट है भाई, ओहो, थैंक यू वेरी मच गाइज। आपकी पहली सुपर चैट उमा शंकर जी, मुझे याद रहेगा जी, मुझे जीवन भर आपका नाम याद रहेगा। तो जब मैंने रेमंड का जो है फंडामेंटल थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा, तो मैं तो भाई बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने बोला ये क्या चल रहा है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप उनका प्रॉफिट लॉस देखो तो फिर आप देखोगे कि मार्च 2024 में 9,020 करोड़ की सेल्स थी, ठीक है, और मार्च 25 में सीधे 1,947 करोड़। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि ऐसा तो नहीं कहीं स्क्रीनर पे गलत डेटा दिखा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, क्योंकि नेट प्रॉफिट देखो तो फिर मतलब गलत ही डेटा है, और इसीलिए शायद मुझे थोड़ा इन प्लेटफॉर्म्स पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है। हालांकि क्योंकि अदर इनकम में 7,000 करोड़ आ गया, ठीक है, और सेल्स में सिर्फ 1,900 करोड़ है। तो ये जो रेमंड है, मुझे शक है इसके ऊपर कि ये ज़रूर कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहा है। और मुझे शक इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे जाते हैं, और अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे तो आपको पता चलेगा FY25 में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस की है। वाह, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखोगे कि यार FY24 में 1,643 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, और FY25 में सीधे 6,000 करोड़ का जंप। लेकिन आप सेल्स पे देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे यार सेल्स 9,000 करोड़ की थी मार्च 2024 में, और अब मार्च 2025 में सेल्स 1,900 करोड़ की हो गई, मतलब ऐसा क्या हो गया? तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम से जो प्रॉफिट आया है ना 7,000 का, यहाँ मुझे शक है, और मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ओपन पैनल, जॉइन लाइव कन्वर्सेशन टू इंटरेक्ट विथ क्रिएटर एंड वॉचिंग दिस लाइव। ओपन पैनल ये कैसे होगा? क्या हो गया भाई? अरे हाँ भाई, स्क्रीनर पर गलत कभी कभी दिखाता है, मैंने देखा है। बुक वैल्यू एक कंपनी का गलत दिखा रहा था, और मुझे गौतम सिंघानिया अच्छे इंसान लगते हैं एटलीस्ट पहले, अलग तो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। हाँ, और सिर्फ स्क्रीनर ही, फिनोलॉजी है जो प्रांजल कामरा जी का है। एक सेकंड, हाँ अब आपको वीडियो दिख रही होगी। तो जो फिनोलॉजी है प्रांजल कामरा जी का, उसमें भी बहुत ही गलत डेटा था, मैंने खुद देखा था। और वो डेटा गलत इस तरीके से था कि मैं टाटा मोटर्स का या किसी एक स्टॉक का एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ पे जो नंबर्स थे कंसोलिडेटेड के और स्टैंड अलोन के, वो बहुत ज़्यादा गलत थे। तो मैं कई बार क्या करता हूँ कि क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लेता हूँ डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट से। टिकट टेप पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। नहीं, सही है, स्क्रीनर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कुछ एज सच। और ट्रस्टेड है यार, स्क्रीनर इज़ गुड, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी कभी गलती से कुछ आपको देखने में मिल गया हो,
आपने क्या बोला था, बुक वैल्यू? अच्छा, व्हाट रैली अब से बीएससी एनएससी पर केवल भरोसा कर सकते हैं? अगली न्यूज़, अगली न्यूज़, अगली न्यूज़, गाइस लाइक कर दो, लाइक कर दो। अगली न्यूज़ आपको खुश कर सकती है अगर आप किसी भी, अगर आप मारुति में इन्वेस्टेड हो, महिंद्रा में या फिर टाटा मोटर्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को डर रहता है ऑटो सेक्टर में कंपटीशन का। और ये वाली न्यूज़ सुनोगे तो फिर आप बोलोगे यार क्या कंपटीशन, कंपटीशन तो है ही नहीं है। तो क्योंकि बात ये है ना कि अभी जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है कि रेनॉल्ट, स्कोडा और जो वॉल्क्सवैगन जैसे जो यूरोपियन कार ब्रांड्स हैं वो इंडिया में सेल्स बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। और लोगों को, जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स थे, उनको सबसे ज़्यादा डर इन्हीं कंपनीज का था कि चलो मारुति सुजुकी और महिंद्रा तो समझ में आता है, बट हर रोज़ नई कंपनी, रेनॉल्ट, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, इधर एमजी, फिर अपना इलॉन मस्क का भी टेस्ला, फिर चाइना का BYD। और BYD आपको पता है चाइना की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, तो लोग उससे भी डर रहे थे। तो अब ये जो कंपनीज है यूरोपियन कार स्पेशली, वो सेल्स बढ़ा नहीं पा रही इंडिया में, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखो तो रेनॉल्ट की सेल्स FY25 में 37,900 यूनिट्स पर आ गई, जो कि 2022 और 2023 में 78,926 थी। तो आप ये नंबर देख रहे हो, लगभग लगभग आधा हो जा रहा है। और इनका जो मेन दिक्कत है इन कंपनीज का, वो ये है कि इन सभी ने इंडियन मार्केट को अच्छे से समझा ही नहीं। वो लोग एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी लेट आए, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है ना कि यार यूरोप का कल्चर ऐसा है, शादी हुआ ठीक है, आज बीवी है कल बीवी नहीं है, शादी हुआ आज बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे बड़े हुए, बच्चे चले गया, मतलब पेरेंट्स को छोड़ के घर से दूर, बच्चे ही कभी कभी केस कर देते हैं पेरेंट्स के ऊपर। तो ये सिनेरियो रहता है, तो वहाँ पे जो कल्चर है वहाँ पे एसयूवीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंडिया में फैमिली बहुत ही जुड़ के रहती है साथ में, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को जल्दी छोड़ते नहीं, बच्चे पेरेंट्स से प्यार करते हैं, भाई बहन हैं उनके। तो जब वो कहीं ट्रिप पे जाते हैं, गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, तो उनको चाहिए होता है स्पेस, कि एक कार में कम से कम 6 लोग 7 लोग बैठ जाएं। तो और ये चीज़ यूरोपियन ब्रांड समझ नहीं पाई, और यही रीज़न है कि एसयूवी में एंट्री लेट हुई और फिर उनकी मॉडल्स कम बिकी। हालांकि एक और प्रॉब्लम ये भी है कि जो पुराने मॉडल्स हैं वो, क्योंकि ये मॉडल्स लॉन्च नहीं कर रहे, और कार एक स्टेटस सिंबल है इंडिया के अंदर। दूसरी चीज़, इनके जो शोरूम के नेटवर्क्स हैं, रेनॉल्ट के, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, इनके शोरूम नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम है। स्पेशली आप अगर स्कोडा के देखोगे तो स्कोडा के तो बिल्कुल भी कम है। और जो सबसे, एक चीज़ मैं ऐसी बता रहा हूँ जो शायद आपको कोई अच्छे से न समझा पाए, और शायद बहुत कम लोगों ने इस पर आपका ध्यान लेकर के गया होगा। देखो इंडिया में ना जो टैक्स रूल है सब 4 मीटर कार्ड्स का, उसमें क्या है ना कि सब 4 मीटर कार्ड्स को फ़ायदा मिलता है टैक्स में, जिसमें जापानीज़ और कोरियन ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इंडियन जो ब्रांड्स हैं टाटा और इस तरह के ब्रांड, वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और यूरोपियन ब्रांड्स क्या है ना, वो यूजली बड़ी कार्स बनाते हैं, जिससे वो कॉस्टली पड़ती हैं इंडियन कस्टमर को। और इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब स्कोडा इसका कुछ करने वाली है, सॉल्यूशन निकाल रही है, क्योंकि स्कोडा जैसे जो ब्रांड्स हैं वो अब इंडियन फोकस्ड सस्ती एसयूवी ला रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर में इन कंपनीज में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन देखते हैं, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई इम्प्रूवमेंट ना हो, इनकी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि सीधा सा है भाई, मैं इन्वेस्टेड हूँ टाटा मोटर्स में, मेरे को चाहिए मल्टी बैगर रिटर्न कम से कम 5x 6x टाटा मोटर्स के अंदर। और वो तभी होगा जब ये सारे ब्रांड्स टाटा बाय बाय हो जाए इन सबका। अब कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ओ भाई, कहीं ऑटो सेक्टर में डाउन वाला साइकिल ना आ जाए, कहीं चाइना की वजह से। लेट्स टॉक अबाउट अडानी पावर और इनका लेटेस्ट एक्विजिशन। हाँ, महिंद्रा वाले लग्जरी को एसयूवी बता के बेच देते हैं टैक्स के लिए।
हम्म, चाइना, भाई चाइना एक अलग ही लेवल पे है। चाइना से तो डरने की ज़रूरत है, सच बताऊं मैं तो। और क्या ही बताऊं, एक सेकंड मुझे देना, मैं एक और कमेंट देख के आता हूँ। अच्छा आकाश जी, आप किस एक्विजिशन की बात कर रहे हो? क्योंकि अडानी ग्रुप इतना बड़ा कॉरपोरेट है कि उनके एक्विजिशंस चलते रहते हैं। हाँ, और स्पेशली जो उनका एक्विजिशन है वो मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अडानी, वो आप जो 4,000 करोड़ का विद भारा इंडस्ट्री की बात करोगे शायद, जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आप उसकी बात करो तो मेरे को बताओ, जिसमें उन्होंने 600 मेगावाट थर्मल पावर जो है वो अक्वायर किया था, क्या आप उसकी बात कर रहे हो? क्योंकि और पता है ये जो था वो पहले रिलायंस पावर का था। गाइस, जो लोग शॉर्ट्स में हमें देख रहे हो वो हमारी लॉन्ग वीडियो पे आ जाओ प्लीज़। ओके, तो अब हम, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें आज बात कर ली। अब लेकिन जिसका आप सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? यानी कि जब मैंने बताया था कि डॉक्टर पाथलेब और ये जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं, जैसे थायरो केयर हो गया आपका, अपोलो और फोर्टिस, डॉक्टर लाल पाथलैब, कृष्णा ऑर्गेनिक्स, सॉरी कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इन सब का खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। और अब मैं उसी की बिज़नेस न्यूज़ सुनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके पीछे का मैं रीज़न भी दूंगा कि इन लोगों के स्टॉक प्राइजेज नीचे क्यों जाने वाले हैं। जस्ट गिव मी, अरे सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो, इसके बारे में ना पता है, अडानी पावर का जो एक्विजिशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। क्योंकि ये जो कंपनी है विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर, जो रिलायंस का था, इनके ऊपर ना बहुत बड़ा डेप्थ था। और ये डेप्थ था लगभग लगभग 6,700 करोड़ के आसपास। मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, मैंने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो 6,700 करोड़ के आसपास का उनका डेप्थ था। तो सितंबर 2024 में ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चले गए। और अडानी का तो आपको पता है, अडानी की नज़र, चील की नज़र अडानी और रिलायंस की, और उन्होंने तुरंत वो रिजोल्यूशन प्लान लिया और फिर वहाँ से उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। और जून 2025 में एनसीएलटी मुंबई ने भी इस डील को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तो रिलायंस पावर का तो यही सीन है यार, कि काम तो उनका आपको पता ही है। दो भाई हैं और दोनों भाई बिल्कुल अपोजिट हैं। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। खैर, अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ की जिसका आप सभी को इंतज़ार था, और थंबनेल में भी वही आप लोगों ने देखा होगा। बात है डॉक्टर पाथलैब की। बहुत सारे लोग इन स्टॉक्स में हैवली इन्वेस्टेड हैं। अब क्यों इनका गेम ख़त्म होने वाला है मैं वो बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एशियन पेंट्स के साथ क्या हुआ, वही चीज़ होने वाला है इन कंपनीज़ के साथ। किन कंपनीज़ के साथ, मैं नाम फिर से रिपीट करता हूँ: डॉक्टर लाल पाथलैब्स, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरो केयर, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर। ये सारे जितने भी कंपनी हैं, इन सब का एक प्रॉब्लम, इन सब के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा एशियन पेंट्स के साथ क्या हुआ। एशियन पेंट्स के स्टॉक हमेशा प्रीमियम पे चलते थे, और एशियन पेंट्स एक ऐसा कंपनी था जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करता था, और उसमें रिलायंस ने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। फिर उसके बाद बर्जर पेंट था पहले, अब उसके बाद बिरला ओपस आ गया मार्केट में, और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स पे अफेक्ट पड़ने वाला था, क्योंकि बिरला एक बड़ा ग्रुप है। और वहाँ से अगर ऐसी कंपनीज एज अ कॉम्पिटिटर आपके सामने आ जाएं तो आपके मार्जिन्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और धीरे धीरे मार्केट शेयर भी
एशियन पेंट्स का हट रहा था, मतलब जा रहा था, उनके हाथ से छूट रहा था, और इसलिए रिलायंस ने उसमें से अपने पैसे निकाल लिए, मतलब कि शेयर सेल करके पैसे अर्न कर लिए। और अब ऐसा ही होने वाला है इन कंपनीज के साथ, क्योंकि अमेजोन ने इंडिया में अब डायग्नोस्टिक टेस्ट बुकिंग का ऑप्शन अपने ऐप में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च कहना तो गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने ऐप में वो ऑप्शन ऐड कर दिया है, आप ऐसा कह लो। और ये जो ऑप्शन ऐड है, इसमें ये लोग ऑरेंज हेल्थ के साथ पार्टनरशिप करके ये अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया उन्होंने। और पहले से ही मैं आपको बता दूं कि अमेजोन फार्मेसी और टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दे ही रहा था, और अब फार्मेसी के बाद ये आ गए हैं डायग्नोस्टिक के सेक्टर में। और कंपनी हेल्थ केयर को लेकर के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। और आपको पता ही है अमेजोन जैसी कंपनी जब ऐसे सेक्टर में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि अमेजोन के पास जो पावर है वो है नेटवर्क का, उसके पास कस्टमर के सारे डेटा हैं। कस्टमर क्या ऑर्डर कर रहा है आप खुद सोचो। अगर कोई कस्टमर है जो शुगर का कोई चीज़, जैसे शुगर का ग्लूकोमीटर है, वो परचेज कर रहा है, इसका मतलब अमेजोन के पास ये डेटा है कि उसको किस तरह के टेस्ट की ज़रूरत है हर महीने। कोई अगर है जो मान लो कोई और बीमारी है, लेट्स सपोज उसका कमर दर्द कर रहा है हमेशा, या उसको हमेशा हैजोलिनेशन हो रहा है, वो उसकी दवाइयाँ चला रहा है, अमेजोन से ले रहा है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर के प्रोडक्ट ले रहा है अमेजोन से बार बार, तो अमेजोन को पता है कि किस तरह के ब्लड ग्रुप्स का चेकअप करवाना है, क्या है, तो पूरा डेटा है अमेजोन के पास, और पता नहीं कितने सालों से है। तो अमेजोन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अमेजोन ने जो अपनी सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अवेलेबल करा दी है। और अमेजोन का तो ये गोल है कि वो अपने सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेडिकल सर्विसेज को यूज़ करने का प्रोत्साहन दे। जैसे जब अमेजोन पे आया था, यानी कि आज से 4 साल पहले मान लो, तो अमेजोन पे में बहुत डिस्काउंट मिलता था, मतलब जो कैशबैक था, मैं तो जाता था भाई 50 रुपये का कोई चीज़ लेता था और मुझे 50 रुपये का कैशबैक आ जाता था। मैं और मेरा दोस्त 2 लोग थे, हम दोनों भाई भाई, और जब जाते थे तुरंत अमेजोन पे निकालते थे, 50 रुपये का सामान लिया, 20 रुपये कैशबैक आ रहे हैं, 30 रुपये, 50 रुपये। तो ये जो कंपनीज हैं इनके पास मोटा कैश फ्लो है, और सॉरी, और ये जो कंपनीज इनके पास मोटा कैश फ्लो है, ये कैश बर्न कर सकते हैं। आप खुद देखो अमेजोन ने 10 साल तक कैश बर्न किया। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, अगर इस पे अमेजोन ने अच्छे से काम कर दिया तो यकीन मानो इन सभी कंपनीज का जो शेयर है वो हाथ से जाएगा। क्योंकि अभी लोगों को आदत है अमेजोन से सामान मंगवाने का, तुरंत अमेजोन खुला तो फिर डायग्नोस्टिक अमेजोन से कराने में कौन सी बड़ी बात है, तुरंत करा लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया अभी दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पे अमेजोन डायग्नोस्टिक ऑफर कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही है हेल्थ केयर में हाई मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और हेल्थ केयर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और इसमें एक्सपेंशन का जो क्या कहते हैं, यार मैं भूल गया, एक्सपेंशन का जो वो है ना, बहुत ज़्यादा स्कोप है, हाँ, एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। गाइस लाइक कर दो यार, मैं न्यूज़ सुनाते सुनाते मैं गला दर्द करने लगा। आई थिंक आज की न्यूज़ काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे होने वाले हैं, वाओ। हाँ यार स्कोप। कोई क्वेश्चन गाइस, या फिर हम लोग चलें? भूल जाता हूँ यार आकाश भाई, कभी कभी लाइव में क्या होता है ना, देखो जब ऑफलाइन रहता है तो रिकॉर्ड करता हूँ, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर उसको वापस से सही कर लेते हैं, या फिर 2-3 बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट जब लाइव चल रहा होता है ना, तो अपने आप को करेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती है कि यार कुछ गलत निकल गया, फंबल कर दिया, तो ये सारी चीज़ें। हाँ वर्ड्स पता है, बस जुबा पे नहीं आ रहा था मेरे। अच्छा आकाश भाई, गेम, अरे यार गेम गेम मैंने सोचा था यार, लेकिन ना पता है
गेमिंग चैनल है नहीं हमारा, और व्यूज़ उतने आए नहीं थे पिछली बार, और लाइव में सच बताऊं तो व्यूज़ आ भी नहीं रहे। तो मैं सोच रहा हूँ लाइव की जगह डायरेक्ट हर संडे को न्यूज़ रिकॉर्ड किया जाए, और मंडे को उसको पब्लिश, मतलब रात में संडे को रिकॉर्ड किया 9, 10, 11 बजे, और सुबह क्या किया जाएगा कि सुबह इन द सेंस कि सुबह पब्लिश कर देंगे, उस पर आराम से 600 700 व्यूज़ आ जाते हैं। लाइव में व्यूज़ नहीं आते। ब्रदर आई वॉज विनर, किस चीज़ का विनर मेरे भाई, मैं समझा नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बुरी है इंट्रोवर्ट होने से। मैं भी यार बहुत इंट्रोवर्ट था पहले, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ बट कुछ जगहों पे अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। देखते हैं शॉर्ट में कोई है क्या। शॉर्ट में तो भाई कोई व्यूज़ ही नहीं है। पिछली बार जब मैंने पहली बार लाइव किया था ना, तो बहुत लोग आए थे, पता नहीं कैसे, ऐसा क्या हो गया था। अब इस बार अभी जो मैं कई टाइम से, बहुत टाइम से लाइव कर रहा हूँ, उतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पिछली गेम में आप थे। नहीं नहीं नहीं, पिछली गेम में नहीं, उमा शंकर जीता था, फिर उसके बाद आकाश जी जीते थे, कुछ ऐसा हुआ था यार। भाई सीट वो गलती से जीते थे, $1 पर शेयर खरीद के। अच्छा, हाँ यार, $1 वाले शेयर मिल जाते हैं ना, तो वो मल्टी बैगर बन जाते हैं उस गेम में। ओके गाइस, तो अब बिजनेस न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक आप लोग भी बोर हो गए होगे, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से, और मिलते हैं अब ट्यूसडे को डायरेक्ट। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से मैं यहाँ से लाइव कैसे ऑफ करूँ। ओके, तो ये रहा एंड स्ट्रीम। गेम प्लान था नहीं भाई, किसने डम बना दिया था आपको। बाय बाय, टेक केयर।